नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। जहां भी है वहां कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? क्लास 5th यानी कक्षा 5 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्याय के चैप्टर 18 यानी अध्याय 18 की शीर्षक क्या है, नाम क्या है इस अध्याय का? जाएं तो जाएं कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास और इंटरेस्टिंग है हमारे आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में हमारे जानने के लिए। तो देखिए भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम, जात्र्या भाई। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे शुरू में लिखा है, जात्र्या भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतज़ार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जात्र्या का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्र्या भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, उनका गुजारा न हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियाँ छांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी ज़िंदगी। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर पर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। सोचो और बताओ। अब देखिए, हमसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे रोचक हिस्सा होता है जब हमें अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देना पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न है, जात्र्या भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो भाई हाँ, एक बार हम बाज़ार में अपनी माँ से कुछ देर के लिए अलग हो गए थे। वहाँ बहुत भीड़ थी पर फिर भी हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे क्योंकि हम वहाँ किसी को नहीं जानते थे। माँ से मिलने के बाद ही हमें चैन आया। फिर आगे लिखा है, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? तो मैं आपको बता दूं, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना बहुत अजीब लगता होगा। ऐसी जगह में रहना बहुत बुरा लगता होगा जहां हमें जानने वाला कोई ना हो, है ना? साथ ही वहाँ थोड़ा डर भी लगता होगा क्योंकि वहाँ मुश्किल के समय में साथ देने वाला कोई नहीं होगा। फिर आगे लिखा है, जात्र्या जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? तो देखिए, जात्रा जैसे दोस्तों गरीब परिवार बड़े शहरों में पैसे कमाने की इच्छा से आते होंगे। अगर कभी गांव में खेती बाड़ी का काम सही ढंग से न चल रहा हो या और कोई परेशानी हो, जैसे गांव में फैक्ट्री, बांध आदि बनाने के लिए सरकार या उद्योगपतियों द्वारा इनके घर ज़मीन खरीद लेना आदि, तब ये लोग रोज़गार की तलाश में शहर आ जाते होंगे, है ना? फिर आगे लिखा है, क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? तो हाँ, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करने पड़ते होंगे इन्हें ये काम? तो देखिए, ये बच्चे दोस्तों मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, लोगों का सामान उठाना जैसे रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हैं, कबाड़ी चुनना, लोगों के घर में सफाई करना, कपड़े धोना, दुकान और होटलों में काम करना, ऐसे काम करते हैं। अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए इन्हें काम करने पड़ते होंगे। फिर है दोस्तों आगे, पुरानी यादें। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ पर रहते थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते।
ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांवों में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। यात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाया करते थे। यात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता, बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता था। अब बताओ, प्रश्न आए हैं हमारे सामने, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तो अभी हमने पढ़ा कि खेड़ी गांव में बच्चे पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना, ढोलक बजाना, मिलकर नाचना, बांसुरी बजाना आदि काम सीखा करते थे। फिर आगे लिखा है, तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? तो मैं आपको बता दूं, हम अपने बड़ों से पढ़ाई पर ध्यान देना, घर के कामों पर हाथ बटाना, बड़ों का आदर करना, समय पर सोना आदि तमाम चीज़ें सीखते हैं। फिर लिखा है, जिन चीज़ों का ज्ञान यात्रा को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? तो दोस्तों, यात्रा ने खेड़ी में बहुत कुछ सीखा, जिनमें से कुछ काम करके वो मुंबई में पैसे भी कमा सकता था, जैसे बड़ी नदी में मछली पकड़ना, छोटी मोटी चीज़ें बाजार में बेचना, ढोल बजाना आदि। आगे लिखा है, क्या तुम हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ सुनते हो और कौन कौन से? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पक्षियों की आवाज़ हम रोज़ सुनते हैं, जैसे कबूतर की गुटरगू, चिड़िया की चींची, कौवे की काव काव आदि। फिर आगे लिखा है, क्या तुम किसी पक्षी की आवाज़ की नकल कर सकते हो? करके दिखाओ। तो भाई, मैं तो किसी की आवाज़ नहीं निकाल सकता। अगर आप निकालते हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तुम रोज़ ऐसी कौन सी आवाज़ें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे? तो भाई, अब शहर में तो कई तरह की आवाज़ें होती है ना, सुनने को मिलती हैं, जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे, जैसे रेलगाड़ी की आवाज़ें, बड़ी मोटर गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें, बड़े बड़े लाउड स्पीकरों की आवाज़ें और भी बहुत सारी आवाज़ें, है ना। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? तो हाँ, मैंने रात को सन्नाटा महसूस किया है। उस समय न तो लोगों की, न मोटर गाड़ियों की और ना ही पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए रात को एकदम सन्नाटा महसूस होता है। अब आगे है नदी के पास। नदी के पास क्या लिखा है? एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों बाप दादा की ज़मीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां ज़मीन मिलेगी वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। यात्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता, जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। अब चर्चा करो और बताओ क्या बताना है। कि यात्रा के गांव के कई लोगों को अपनी जंगल ज़मीन छोड़ना मंजूर न था। ऐसा क्यों? न चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। सोचो क्यों? तो सुनिएगा दोस्तों, यात्रा के गांव में ना कई लोगों को अपने जंगल की ज़मीन छोड़ना इसलिए मंजूर नहीं था क्योंकि वह उनके बाप दादाओं की ज़मीन थी तथा उनकी यादें वहाँ से जुड़ी थी।
वे जानते थे कि नई जगह जाकर उन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा ऐसा आदेश दिया गया। वे लोग सरकार के आदेश को नहीं टाल सकते थे। इसके अलावा उन्हें उससे बेहतर माहौल वाली नई जगह देने का वादा भी किया गया, इसलिए उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, है ना। फिर आगे लिखा है प्रश्न में दोस्तों कि यात्रा के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे। यात्रा आप अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में कौन कौन आता। तो दोस्तों यात्रा के खेड़ी के परिवार में जैसा कि हमने पढ़ा 3 लोग थे, उसके पिता, माता और वह खुद। अपने परिवार के बारे में सोचते हुए यात्रा अपनी होने वाली दुल्हन और अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचता था, है ना। फिर आगे प्रश्न है दोस्तों कि अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है। तो मैं अपनी बताता हूँ कि अपने परिवार के बारे में सोचते हुए मेरे मन में मेरे परिवार के सभी लोग आते हैं, जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, छोटा भाई आदि। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते, उनकी कुछ बातें बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं। वे गांव के घर को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं ये उनके पुरखों की ज़मीन है, उनका बचपन वहीं पर बीता है, उनकी बहुत सी यादें उस जगह से जुड़ी है। वे अपने घर, खेत, गाय, भैंस तथा बकरियों को छोड़कर शहर नहीं आना चाहते हैं। आगे लिखा है, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा सुना है कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां उस राज्य के कई गांवों में स्कूल नहीं है, जैसे बिहार, राजस्थान, असम आदि। फिर आगे है, कल्पना करो। क्या कल्पना करना है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ बांध बनता है ना दोस्तों, वहाँ के लोगों को परेशानियाँ जो होती हैं उनमें शामिल है उन लोगों के घर बार, खेती बाड़ी, बाग बगीचे सब नष्ट कर दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा दिए गए मुआवजे से उन्हें मुआवजे मिलने में बहुत मुश्किलें आती हैं। नए घर तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे बताए जाते हैं वे घर उतने अच्छे नहीं होते हैं। स्थानीय लोगों की भाषा का तरीका अलग होता है। नई जगह पर रोजगार ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे है दोस्तों, खेड़ी गांव और यात्रा के सपनों के नए गांव के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और अपने साथी के चित्र भी देखो और उनमें अंतर ढूंढो। तो दोस्तों ये जो चित्र बनाने वाली बात है ये आप अपनी सहायता से स्वयं कीजिएगा, है ना, क्योंकि भाई मैं तो चित्रकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप बहुत अच्छी चित्रकारी करते होंगे। फिर आगे है, एक नई जगह। इसमें क्या लिखा है, दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से यात्रा बेजान था। डामर यानी कोलतार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी। दवाइयाँ खरीद कर यात्रा घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी। दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था। कहाँ से लाए इतने पैसे। सोचते सोचते यात्रा अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। यात्रा की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सीढ़िया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई बड़ा भी तो नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ वहाँ बिखर गया था। जिन्हें जहाँ ज़मीन दी गई वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था यह नया गांव। बिजली तो थी, मगर वह भी कभी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहाँ नल तो थे, पर उनमें पानी ना आता। इस गांव में यात्रा को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह थी ही नहीं। थोड़ी सी खेती की ज़मीन भी मिली थी, मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। यात्रा और उसका परिवार फिर भी जान से उसमें मेहनत करते, मगर धान खाद खोदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ ना आते। वहाँ पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी।
यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी न मिलती। यहाँ स्कूल था पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद न था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्या सोचा था और क्या हुआ। दोस्तों, अब लिखो के अंतर्गत ये कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रश्नों के जवाब। क्या सिंदूरी गांव यात्रा के सपनों के जैसा गांव था? तो नहीं दोस्तों, सिंदूरी गांव यात्रा के सपनों के गांव जैसा नहीं था। फिर आगे है सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला? तो दोस्तों, सिंदूरी गांव और यात्रा के अपने सपनों के गांव में उसे बहुत अंतर मिला। उसने सोचा था कि नए गांव के घरों में बिजली होगी, बटन दबाते ही बिजली आएगी, नल खोलते ही पानी आएगा तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल होंगे, कहीं आने जाने के लिए बसें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती थी कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का खर्चा भी था। नल तो थे पर उनमें पानी नहीं आता था। छत के नाम पर एक टीन की चादर थी जो धूप में जलती रहती थी। पशुओं को रखने की जगह भी नहीं थी। खेती करने लायक ज़मीन भी ठीक नहीं थी। बीमार होने पर डॉक्टर भी बहुत मुश्किल से मिलते दोस्तों, और महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती थी। स्कूल तो था लेकिन वहाँ अध्यापिका खेड़ी के बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई भी इन बच्चों के लिए कठिन थी। इस प्रकार यह गांव यात्रा के सपनों के गांव से बिल्कुल अलग और कठिनाइयों से भरा था। फिर आगे प्रश्न है, क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे और कैसा लगा? तो दोस्तों हाँ, एक बार मैं अपनी सहेली के कहने पर उसके साथ उसके घर मतलब अपने एक दोस्त के कहने पर उसके साथ उसके घर चला गया। उसकी बड़ी बहन और माँ ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। तब मुझे एक बिन बुलाए मेहमान जैसा दोस्तों महसूस हुआ और साथ ही मुझे बहुत बुरा भी लगा। फिर आगे है, जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं? तो भाई, जब हमारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब हम लोग उनका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, उनके ठहरने सोने का उचित प्रबंध करते हैं, उनके मनपसंद तथा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, साथ ही उनके घूमने फिरने का प्रबंध भी करते हैं। फिर आगे है कुछ साल बाद। अब देखो कुछ साल बाद क्या हुआ। यात्रा ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे मगर यात्रा भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। यात्रा भाई ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे तो हों। उन्होंने अपनी ज़मीन और जानवर बेच दिए और आ गए मुंबई। अब उसके परिवार की नई ज़िंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। यात्रा ने अपनी खोली एक कमरे में ही रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। यात्रा भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूरी गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? अब सोचो दोस्तों, यात्रा भाई ने सोचकर मुंबई जाने की ठानी। क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला? तो दोस्तों, यात्रा भाई का मन सिंदूरी गांव में नहीं लगता था। वे सोचते थे, जब यहाँ बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो यहाँ से चले जाना ही सही होगा। उन्होंने सोचा कि वे मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे जिससे वे कुछ बन सकें और एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था मुंबई वैसा नहीं था। यहाँ भी हालात कुछ खास नहीं थे। यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढना बहुत कठिन था। यहाँ पैसा कमाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। घर का किराया, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता था। यहाँ तक कि हालात इतने बुरे थे, उसके बेटे सीढ़िया को भी काम करना पड़ता था। यात्रा भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे? तो दोस्तों, यात्रा भाई के बच्चे मुंबई में सरकारी स्कूल में जाते होंगे। अब आगे है, पता करो और लिखो। क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हो? उनसे बात करो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी कक्षा में कुछ बच्चे राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए हैं। फिर आगे लिखा है, वे कहाँ से आए हैं, उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? तो मैंने आपको बताया कि वे राजस्थान के एक छोटे से गाँव से आए हैं और वहाँ एक कारखाना बनने के कारण इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया।
आगे है उनकी पहली जगह कैसी थी, उनकी तुलना में नई जगह कैसी है। तो दोस्तों उनकी पहली जगह ना बहुत सुंदर और शांत थी। उनके गांव में खेत थे, पानी के कुएं थे, गाय भैंसें थी, पढ़ने के लिए छोटी पाठशालाएं थी, दवा के लिए जड़ी बूटियां भी आसानी से मिलती थी। वातावरण शुद्ध था क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी नहीं थी। इसकी तुलना में ये नई जगह शहर काफ़ी भीड़ भाड़ और शोर वाला है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों के हॉर्न का शोर और धुआं है। लोगों की भाषा और रहन सहन भी अलग है। इलाज के लिए डॉक्टर भी मुश्किल से मिलता है और वातावरण भी प्रदूषित है। आगे है क्या उनकी भाषा और रहन सहन यहाँ के लोगों से अलग है, और अगर है तो कैसे। तो दोस्तों उनकी भाषा और रहन सहन यहाँ के लोगों से काफ़ी अलग है। वे लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। उनके हिंदी बोलने का तरीका और शब्दों का उच्चारण अलग है। उनका रहन सहन भी अलग है। उनके खाना बनाने के तरीके में भी फ़र्क है। वे ज़्यादातर चूल्हों पर खाना पकाते हैं और गाँव में सादे कपड़े पहनते थे। औरतें और लड़कियाँ घाघरा चोली पहनती थी और आदमी और लड़के धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते थे, जबकि यहाँ पर लड़कियाँ सूट स्कर्ट आदि और लड़के पैंट कमीज़ आदि पहनते हैं। आगे लिखा है उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख कर लिखो। तो भाई मैंने कुछ सीखे थे, जैसे तूने को वो लोग तन्ने कहते हैं, मुझे को कहते हैं मन्ने, कहाँ को कहते हैं कठे, आओ को कहते हैं पधारो और मेरा को कहते हैं म्हारो। ठीक है ना। आगे है क्या वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते हैं जो तुम नहीं जानते, और वो क्या है। तो हाँ, वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जानते थे जो हम नहीं जानते, जैसे मिट्टी के मटके, बर्तन, मूर्तियाँ, बांस की टोकरियाँ, गोबर के उपले, ये सब चीज़ें। इसके बाद में दोस्तों आगे है चर्चा करो। चर्चा करो में क्या लिखा है, तुमने शहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है, तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है। तो दोस्तों हाँ, मैंने अपने शहर में यमुना नदी के किनारे बसी बस्ती को हटाए जाने के बारे में सुना था। इन लोगों को अपनी झुग्गियाँ छोड़नी पड़ी और कई परेशानियाँ उठानी पड़ी। यह सब सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद में लिखा है नौकरी में तबादला होने पर भी हमें अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता है। तो दोस्तों नौकरी के तबादला होने पर अपने रहने की जगह से दूर जाना बहुत बुरा लगता है। इस स्थिति में भी हमें अपना घर, स्कूल, अपने मित्रों को छोड़ना पड़ता है। नई जगह में जाकर फिर से स्कूल ढूंढना, नए लोगों को समझकर उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ कम से कम यह तसल्ली होती है कि हमारे पास नौकरी है, खर्च उठाने के लिए पैसे हैं, रहने के लिए घर है ना। फिर इसके बाद है कुछ वाद विवाद, है ना, वाद विवाद करो। इसमें लिखा है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, शहर का गंद तो झुग्गी झोपड़ियों से है। तुम्हें क्या लगता है, आपस में बात करो, बहस करो। तो दोस्तों ऐसा सोचना गलत है। मुझे ऐसा लगता है शहर के लोग ही गाँव में बड़े बांध, कारखाने आदि बनाते हैं। इनसे फ़ायदा तो होता है लेकिन प्रदूषण भी फैलता है। इनके कारण गाँव के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उन्हें शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लोगों के रहने के लिए अच्छे और पक्के घर नहीं दिए जाते। शौच, नहाने, कूड़ा फेंकने आदि के लिए अच्छे और पक्के प्रबंध नहीं किए जाते, जिसके कारण ये लोग अपनी झुग्गियों के बाहर ही कूड़ा फेंकते हैं और शौच करते हैं। इससे गंदगी होती है। लेकिन इसका कारण ये झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं बल्कि इन लोगों के लिए कि ये कठिन परिस्थितियाँ हैं। इनकी तुलना में शहरी लोग मोटर गाड़ियों के प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलते धुएं और कूड़े के रूप में काफ़ी गंदगी फैला देते हैं। फिर आगे है दोस्तों हम क्या समझें। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि यात्रा के परिवार जैसे लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहरों में रहने के लिए जाते हैं, मगर इन बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी क्या पहले से अच्छी होती है। बड़े शहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते होंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में ना बड़े शहरों में इन लोगों की ज़िंदगी पहले से और बुरी हो जाती है। बड़े शहरों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे यहाँ रहने के लिए इन्हें पक्के घर नहीं मिलते बल्कि उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। घरों में बिजली तो होती है लेकिन बिजली का खर्च उठाना भी बहुत भारी पड़ता है। पैसा कमाना भी मुश्किल होता है क्योंकि वे इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि अच्छी नौकरियां ले सके। हर चीज़ महंगी होती है। पानी भी खरीद कर पीने को मिलता है। इस कारण उनके छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है। बच्चों के लिए स्कूलों का प्रबंध तो होता है दोस्तों, लेकिन वहाँ के अध्यापक उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी बच्चों से उनकी भाषा और रहन सहन अलग होने के कारण वे बच्चे इन गाँव के बच्चों से अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। बीमारी में इलाज भी बहुत महंगा होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, वीडियो भी समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।